हर साल पाकिस्तान भर से लाखों स्टूडेंट्स एक ख्वाब देखते हैं। एक दिन वाइट कोट पहनने का ख्वाब, अपने पेरेंट्स की आंखों में फख्र और खुशी देखने का ख्वाब, अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखने का ख्वाब। लेकिन इस सफ़र की एक तल्ख हकीकत भी है। हर मेहनती स्टूडेंट को एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाती, और इसका मतलब हमेशा ये हरगिज़ नहीं होता कि उसकी मेहनत में कोई कमी थी या उसकी काबिलियत में कोई कमी थी। हकीकत ये है कि एमडी-कैट पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक है। इसीलिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, सही डायरेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी होती है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास टैलेंट होता है, डेडिकेशन होती है, लेकिन उनके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं होता। कोई सिलेबस को लेकर कंफ्यूज्ड होता है, कोई यूएचएस, केएमयू, सिंध एमडी-कैट, एसजेड, एबीएमयू और बीयूएमएचएस के पेपर पैटर्न को लेकर, कोई मेरिट कैलकुलेशन को लेकर, और कोई इस बात को लेकर कि प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें। जब कंफ्यूजन ज्यादा हो जाए तो मेहनत भी कभी कभी अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती। इसीलिए मैंने ये कंप्लीट एमडी-कैट गाइड तैयार की है। इस गाइड में हम वो सवाल डिस्कस करेंगे जो हर एमडी-कैट एस्पायरेंट के जहन में होते हैं। पेपर पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, डिफिकल्टी लेवल्स, सिलेबस, यूनिवर्सिटी के पेपर्स का डिफरेंस, मेरिट, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी प्रिपरेशन को एक क्लियर डायरेक्शन देंगी। और क्योंकि हर पॉइंट को डिटेल में समझाना जरूरी था, इसीलिए मैंने इस गाइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम पहले 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम अगले 10 इंपॉर्टेंट क्यूरीज कवर करेंगे, जिनमें टॉपर स्ट्रेटेजी, वीक बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का प्रैक्टिकल मेथड, लास्ट 30 डेज की प्लानिंग और कॉमन मिस्टेक्स शामिल होंगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, पहले पार्ट 1 कंप्लीट देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको सिर्फ आंसर्स ही ना मिले बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप मिले। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला फराज और आप देख रहे हैं कैम विद अनीला। तो चलिए, अपने ख्वाब को सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड मिशन बनाते हैं और शुरू करते हैं एमडी-कैट द कंप्लीट गाइड। क्वेश्चन नंबर 1 इज कि टोटल हमें सिलेबस सारा देखना है कि एमडी-कैट का सिलेबस जो है वो कितना है। ठीक है, बायोलॉजी आपके पास टोटल आएगी 45%। ठीक है, बायोलॉजी के होते हैं टोटल 81 क्वेश्चंस, जिनमें से इजी तकरीबन जो है वो 12 होंगे, डिफ़िकल्ट 12 होंगे, मॉडरेट जो है वो 57 होंगे। अच्छा, यहाँ पे इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट की पहले तो आप डेफिनेशन समझ लें कि ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जो ऐसा नहीं है कि इजी वो होगा कि जो आप किसी एक स्टूडेंट के हिसाब से हम देख लें कि जो, जैसे मैं कहूँ कि जो मुझे आ रहा है वो इजी है, या जो मुझे नहीं आ रहा वो डिफ़िकल्ट है, या जो मैंने थोड़ा सोच के किया है वो मॉडरेट है। ऐसा नहीं है। ये इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट जो है ना, ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से या टॉपिक के हिसाब से जो उसके इजी क्वेश्चंस बन रहे हो, जो उसके डिफ़िकल्ट बन रहे हो, जो उसके मॉडरेट बन रहे हो, इस हिसाब से। तो ये पर्सन टू पर्सन इजी, डिफ़िकल्ट और मॉडरेट की डेफिनेशन वेरी करती है। हर पर्सन अपने हिसाब से इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन ये जो एवरेज है वो हम देख रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड टेस्ट के ऊपर जो है जितना डिफ़िकल्टी लेवल रखना चाहिए। तो अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो आपको समझ में आएगा कि जितने ईजी है उतना ही ये डिफ़िकल्ट भी है, कि इजी क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दोनों के जो नंबर्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। जो मॉडरेट पेपर है ना, कि जहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बहुत ज़्यादा आसान, तो वो वाला जो पेपर है उसका वेटेज ज़्यादा होता है। फिर केमिस्ट्री देखें, इसके 25% है टोटल एमडी-कैट का। फर्स्ट पे बायोलॉजी है 45%, सेकंड पे केमिस्ट्री है 25%, जिसके 45 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिनमें से तकरीबन तकरीबन ईजी 7 होंगे, डिफिकल्ट भी 7 होंगे। जितना ईजी उतना डिफिकल्ट, और मॉडरेट जो है हमारे पास मॉडरेट होंगे तकरीबन 31 क्वेश्चन इसके। ठीक है, फिजिक्स के जो है वो हमारे पास 20% आता है सिलेबस में से, और 36 क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह इजी और डिफिकल्ट 6 तकरीबन क्वेश्चन हो सकते हैं, और मॉडरेट जो है वो उसमें 24 होंगे। इसी तरह इंग्लिश को देख लें, 5% आएगा, 9 क्वेश्चन बनते हैं, 1 डिफिकल्ट, 1 इजी और मॉडरेट तकरीबन 7। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 आसान दे दें, 1 मुश्किल दे दें, 6 मॉडरेट दे दें, तो ये फ्लक्चुएट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, ये एक अप्रॉक्सीमेशन जो है ये निकाल के मैंने आपको बताई है। लॉजिकल रीजनिंग 5% होते हैं, 9 क्वेश्चन होते हैं, और इजी और डिफिकल्ट वही 1 तकरीबन, और मॉडरेट जिसमें 7। टोटल जो है वो परसेंटेज आपकी जो 100% टेस्ट की बनती है वो 180 क्वेश्चंस के ऊपर हम बना रहे हैं। इन सब को आप टोटल काउंट करें तो 180 क्वेश्चंस बनते हैं। 180 क्वेश्चन में से
आपके पास बायोलॉजी के 81 है, केमिस्ट्री के 45, फिजिक्स के 36, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के 9 क्वेश्चन हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 180 में से 15% ईजी है, 15% डिफिकल्ट है। मतलब अगर आप एमडी कैट को कहेंगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो भाई उसकी डिफिकल्टी लेवल जितनी डिफिकल्टी लेवल है उतनी उसकी ईजी लेवल भी है। 15% आसान है तो 15% मुश्किल है। हाँ, 70% जो है वो मॉडरेट है, कि ना आसान ना मुश्किल। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं ना स्टूडेंट्स की, वो यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स क्या होती हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर एक न्यूमेरिकल है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा सोचना, या उसके ऊपर जो है वो सोल्यूशन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाना। फिर अगर कोई एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा है, उसके अंदर राइट और रॉन्ग में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लगा देना कि वो टाइम जो है वो एक एमसीक्यूज़ का 1 मिनट से ज़्यादा निकल जाए। देखिए, आपके पास होते हैं 180 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए आपको 3 घंटे मिले हुए हैं। 3 घंटे का मतलब क्या है, 180 मिनट्स। तो अगर देखा जाए तो एक एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट है। आपने एक एमसीक्यूज़ पे 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाना है। जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना कि टाइम मैनेज करना है आपको, ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एमडी कैट एग्ज़ाम के अंदर जाकर अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब अभी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस प्रैक्टिस के दौरान आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका टाइम जो है 20 मिनट से एक्सीड कर रहा है 20 एमसीक्यूज़ करने के लिए, तो आप समझ जाएं कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको टाइमिंग के हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, और ये जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आप अभी करेंगे। अपनी तैयारी के दौरान आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि एक एमसीक्यूज़ को 1 मिनट में आपने सॉल्व करना है। 1 मिनट से कम टाइम में ही आप उसे सॉल्व करें। अगर कोई न्यूमेरिकल भी है, कोई फार्मूला है, कोई क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल रीजनिंग है, कोई पैटर्न है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको कोशिश करें कि 45 टू 50 सेकेंड्स पे क्लोज करें। ठीक है, तो अपनी ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको घर पे करनी है, अभी करनी है। ये आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको एमडी कैट पे जाके नहीं अप्लाई करनी है। जब आप प्रैक्टिस इसकी यहाँ पर करेंगे तो ऑफकोर्स फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि वो यहाँ पर इस चीज़ को कभी फोकस ही नहीं करते हैं कि हम जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर रहे हैं वो हम कितनी देर में कर रहे हैं। तो उसकी टाइमिंग का हिसाब रखेंगे तो आपकी ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी होगी, स्पीड भी बनेगी, आपको कम टाइम में बेटर चॉइस करना ऑप्शन को, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तकरीबन हर स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है, और इस चीज़ को वो क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं मोस्टली स्टूडेंट। क्या सिंध एमडी कैट, के एम यू एमडी कैट, बी यू एम एच एस, यू एच एस एमडी कैट, एस जेड ए बी एम यू एमडी कैट का सिलेबस अलग होता है? ये पंजाब का एमडी कैट यू एच एस यूनिवर्सिटी करेगी। ठीक है, सखर आई बी यूनिवर्सिटी जो है वो सिंध का एमडी कैट लेती है, इसका पेपर बनाती है। के एम यू के पी के का बनाती है, खैबर पख्तूनख्वा। एस जेड ए बी एम यू जो है वो इस्लामाबाद, ए जे के आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और रियाद का, और बी यू एम एच एस जो है ये बलूचिस्तान का। ठीक है, अब ये जो है ये बोलान यूनिवर्सिटी, और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी, ये खैबर मेडिकल कॉलेज, सखर आई बी ए, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये डिफरेंट प्रोविंसेस के पेपर्स बनाती हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस क्यों आता है पेपर में? पेपर क्योंकि सेम नहीं होता। अब देखें कि ये यू एच एस, सखर आई बी, के एम यू, एस जेड ए बी एम यू, बी यू एम एच, ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पी एम डी सी के दिए हुए सिलेबस के मुताबिक और दिए हुए पैटर्न के मुताबिक, दी हुई वेटेज के मुताबिक, इस डिफ़िकल्टी लेवल को रखते हुए पेपर डिज़ाइन करती है। अब 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जब वो पेपर डिज़ाइन करेंगी, तो उसका आप ऐसे समझ लें, सिंपल सा एग्जांपल, कि अगर हम एक चैप्टर लेते हैं, 5 टीचर्स को हम एक चैप्टर देते हैं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग है, तो ये 5 टीचर जो हैं इसका हमें जो है वो पेपर बना कर दें। तो आपको पता है कि सिलेबस तो एक ही है, चैप्टर एक ही है, लेकिन पाँचों जो टीचर्स हैं उनका क्वेश्चन निकालने का, क्वेश्चन बनाने का अंदाज मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उन पाँचों की थिंकिंग डिफरेंट है, पाँचों का अपना एक्सपीरियंस है, पाँचों का अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और वो उनकी जो थिंकिंग है उसकी बेस पर वो पाँचों पेपर डिफरेंट होंगे। समझ रहे हैं ना आप बात, कि सिलेबस सेम है लेकिन एग्जामिनर की थिंकिंग डिफरेंट है। तो इसके हिसाब से जो पेपर है वो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चेंज होते हैं, पेपर चेंज होते हैं, सिलेबस वही होता है, क्वेश्चन का वेटेज वही होता है। ठीक है, फिर इन सब में मेजर डिफरेंस क्या है, कि इन सब के पेपर्स में मेजर डिफरेंसेस कहाँ पर आते हैं, तो वो हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 में। हेयर इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 5,
जिसका हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस सिंध एमडीकैट, KMU एमडीकैट, UHS, SZ, ABMU और BUMHS। ये जो डिफरेंस है ना, ये मैंने निकाले हैं तकरीबन पास्ट पेपर्स जितने भी हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के जो इजीली अवेलेबल हैं वेबसाइट्स जो इनकी ऑफिशियल हैं उसके ऊपर, और कुछ जो मेरे स्टूडेंट्स ने पहले दिए हुए थे पेपर्स, तो उनसे बातचीत करने के बाद कुछ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें शामिल था, और जिन बच्चों को आज तक मैंने पढ़ाया है उनके साथ किस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस जो मैं खुद बनाती रही, ये सब चीज़ों को देखते हुए ये एक मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि ये एनालिसिस जो है ये बिल्कुल आप इसको हरफे आखिर नहीं समझें, इसमें चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे मैंने बताया एग्जामिनर की थिंकिंग जो है वो चेंज हो सकती है, तो एग्जामिनर अपने हिसाब से जो है वो पेपर सेट करता है। ये वो है जो आज तक पेपर आए हुए थे उसकी बेस पे ये एनालिसिस मैंने आपको दिया है, जिसके हिसाब से आपको तैयारी में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे जो UHS के पेपर को तैयार कर रहे होंगे, UHS के लिए जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर मोस्टली आता है कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल। ठीक है, KMU का जो पेपर आता है, KMU का पेपर मोस्टली मैंने देखा है वो एप्लीकेशन बेस्ड है और एनालिटिकल है। एज ABMU का जो पेपर था वो मिक्स्ड था, मीन्स उसमें कॉन्सेप्चुअल भी है, एप्लीकेशन भी है, एनालिटिकल भी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, सखर IBA डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और कॉन्सेप्चुअल। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये होते हैं कि सीधा सीधा नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं कि वो आपको या तो आते हैं या नहीं आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट बिल्कुल। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको सीधा सीधा आंसर जो है या तो पता होगा या फिर नहीं पता होगा। BUMHS बलूचिस्तान का जो पेपर है ये डायरेक्ट भी होते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और थोड़े से न्यूमेरिकल जो है मॉडरेट लेवल के होते हैं। ठीक है, अब ये इनके प्रीवियस पेपर स्टाइल्स थे जो कि अब तक नोटिस किए हैं मैंने कि इस तरह के इनके पेपर जो हैं वो आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन टाइप तो बता दी है मैंने कि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, तो हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा जब हम MCQs करेंगे कि हम किस टाइप के MCQs कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम होगा ये? तो ये देख लें MDCAT MCQs टाइप्स विद एग्जांपल एंड सजेशंस में मैंने लिख दिए कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। सबसे पहली टाइप देख लें, दैट इज़ द डायरेक्ट क्वेश्चन। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे जो सिंध के MDCAT में आ रहे हैं, जो हमारे पास जो है BUMHS के MDCAT में आ रहे हैं, SZ ABMU के MDCAT में भी कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये बेसिकली होते हैं फैक्ट बेस्ड। ठीक है, और डेफिनेशन हो गई जैसे स्ट्रेट हो गई या फैक्ट बेस्ड है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जब तक आप नहीं देखेंगे ना आपको एग्जाम्पल से ही अंदाजा होगा कि किस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखें, विच बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बेसिकली पता होता है कि आयनिक बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशंस क्या हैं, तो ये डेफिनेशन आपके माइंड में अगर है, आपको पता है कि कौन सा जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो आपको मालूम है दैट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर बनता है तो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। और इसमें आपको क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें फैक्ट या डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी अब आपके पास डेफिनेशंस हैं या फैक्ट्स हैं वो आपको लाजमी याद करने हैं अगर आप डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप जहाँ से MDCAT दे रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से प्रोविंस से MDCAT दे रहे हैं और किस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, ये लाजमी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल टाइप के जो होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट किस तरह से आप पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन देखें ज़रा एग्जाम्पल, वाई डज सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। अब देखें, आपको ये पता है कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, और जो कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर आयंस की फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखें अब आपको, इसको कि ये मॉल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका मोस्ट सूटेबल आपने ऑप्शन निकालना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव इन मॉल्टन स्टेट, बिकॉज सोडियम क्लोराइड बिकम्स कोवेलेंट। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, सिर्फ आयंस फ्री होते हैं। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा डिस्ट्रक्टर इन्होंने डाला हुआ है, बिकॉज सोडियम एड्स, ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि सोडियम जो है वो बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ। तो सबसे सूटेबल जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव इन मॉल्टन स्टेट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना, अपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है यहाँ पे बेसिकली के मेन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो तो क्यों करता है। जैसे अब देखें बुक में इतनी लाइन लिखी होगी, वाई सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। हमने लाइन पढ़ ली, बात खत्म हो गई। बात खत्म नहीं हुई, आपने इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक आपके पास बुक में ये लाइन लिखी हुई होती है मोस्टली। ठीक है, बुक में, टेक्स्ट बुक में आपके पास लाइन लिखी हुई है, आप ये देखें मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कर रहा है, सॉलिड में नहीं कर रहा, तो आप इसके सामने वाई लिखें, इसका क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियर करें कॉन्सेप्ट को कि क्यों
रीज़न क्या है कि ये मॉल्टन में कर रहा है और सॉलिड में नहीं कर रहा। जब नहीं कर रहा तो फिर करता ही नहीं। सॉलिड में क्यों नहीं कर रहा है, उसमें पैक होते हैं आयंस। मॉल्टन में क्यों कर रहा है, पिघलता है तो उसके आयंस लूज हो जाते हैं, मूव करते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास टाइप होती है, दैट इज द एनालिटिकल। एनालिटिकल टाइप, एनालिटिकल को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो कॉन्सेप्चुअल के साथ मिक्स कर देते हैं। जो एनालिटिकल है ना, इसके अंदर आपने कॉन्सेप्ट को ही एनालाइज करना होता है। ठीक है, डू एनालाइज बाय द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। सिंपली हमें कंपैरिजन करना होता है। कोई भी हमें क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ है तो हमें उसके अंदर जितने भी कोई ऑप्शंस है तो हमें कंपेयर करके बताना होता है उसके अंदर। अब एग्जांपल देखें इसकी, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज़्यादा होता है जिसके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि मीथेन जो है वो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है और वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में। तो अगर आप इन सब की स्टेट आपको पता है और आपको ये पता है कि इन सब के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके अंदर है, तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट इज आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के पास आयनिक बॉन्ड होगा और ये सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो आप इसके लिए क्या करते हो, कंपेयर भी कर सकते हो और एनालाइज करना होता है आपको कॉन्सेप्ट की मदद से। अब इसी तरह से जो मेन और टाइप्स हैं इसकी, वो है हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। ठीक है, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जो हमारे पास एनालिटिकल था उसमें हमें एनालाइज करना था, कंपेयर करना था। अब यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना होता है, हमें एक नई सिचुएशन के अंदर जो है कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखना होता है। फॉर सपोज क्वेश्चन देखें, अ कंपाउंड डिजॉल्व्स इन वाटर एंड इट्स सोल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट इज मोस्ट लाइकली। एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उससे पहले नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि वाटर में डिजॉल्व होगा और डिजॉल्व होने के बाद या तो वो आइंस प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर आइंस प्रोड्यूस करेगा तो आइंस की फ्री मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ऐसा कौन सी टाइप के कंपाउंड्स हैं जो आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑफ कोर्स अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो आयनिक कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नोबल गैसेस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, नोबल गैसेस पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे सॉलिबिलिटी लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला रूल हम देखेंगे। आयनिक कंपाउंड जो है क्योंकि वो पोलर होते हैं, वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये डिजॉल्व होंगे इसमें और जिसकी वजह से ये आयोनाइज होंगे और द सोल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस थे। इसमें स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को न्यू सिचुएशन में यूज करना आना चाहिए उसको, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट को एक नई सिचुएशन पे अप्लाई करके यूज करके देखना होता है। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड है जो कि बहुत ईजी, देखने से ही सबको पता चल जाता है कि ये न्यूमेरिकल है क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फार्मूलाज आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कहें 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स, तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एक दर्जन का अगर हम हिसाब देखें कि 1 डजन हैज 12x, तो 1 मोल हैज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन करता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल बेस में क्या होता है, फॉर्मूला, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज, या अगर हम ऐसे करें कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट की कन्वर्जन भी आ जाती है, कैलकुलेशन बेस होता है और इनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है कैलकुलेशन कर करके। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को आप करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि उसमें आप कैलकुलेटर को भी यूज़ नहीं करें और डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि आपको देखें यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड प्रिपेयर करने होते हैं ना, तो आप उसमें हेडिंग्स लगाएं डेटा, फिर आप हेडिंग लगाएं फार्मूला, फिर आप हेडिंग लगाएं सोल्यूशन, फिर आप हेडिंग लगाएं आंसर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको सब्जेक्टिव पार्ट में करनी होती हैं। यहाँ पे जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो एमसीक्यूज़ में आप एक डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाया करें। डायरेक्ट फार्मूलाज किस तरीके से लगाते हैं, तो स्टोइकियोमेट्री हो गया जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स स्टोइकियोमेट्री से रिलेट करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल के जो सॉल्यूशंस है, जब हम स्टोइकियोमेट्री कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट सॉल्यूशंस आपने कैसे करना है। तो इसकी आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने डायरेक्ट वाली करनी है कि मतलब आप डेटा देखें, डेटा देखते ही आपको आंसर का अंदाज़ा हो रहा हो कि ये इसका आंसर यहाँ पर ये आना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट टाइप जो है, ये ज़्यादातर एमडीकैट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, ये सेट वगैरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा, लेकिन बहरहाल केएमयू के कुछ क्वेश्चंस भी इस टाइप के मिले हैं प्रीवियस मुझे। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन। असर्शन क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक स्टेटमेंट है, कोई एक पॉइंट आपको बताया हुआ होगा, ठीक है, और रीजन उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा होगा।
जैसे यहाँ पर हम असर्शन देख लेते हैं, दैट इज द सोडियम क्लोराइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रीजन उसका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आइंस। अगर हम इसको देखें कि सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्या इस रीजन की वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, उसी वजह से कॉम्पैक्ट होता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर और इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आपको पता है कि पॉइंट ए भी सही था और आर उसको बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इनमें से सही जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, के ए और आर दोनों पॉइंट सही हैं, ए बिल्कुल सही था और बी आर उसको बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट्स और उनका रिलेशनशिप एवेल्युएट करना होता है कि जो स्टेटमेंट गिवन है मेन, उसका जो यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है, क्या वो रीज़न उसके साथ बिल्कुल एक्यूरेटली रिलेट कर रहा है, उसके हिसाब से आपको फिर जो ऑप्शन है वो चूज करना होता है, ठीक है। ये सब थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किए थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस टाइप का ज़्यादा पेपर बनाती है, तो ये अब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप एक बार इनको गो थ्रू कर लें इस तरह से कि ये सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्या पेपर हर साल सेम डिफिकल्टी का होता है। तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं ना कि एग्जामिनर की जो थिंकिंग है ना वो डिफरेंट होती है, तो सेम डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं है कि पेपर हमेशा जो है वो बायो का ही मुश्किल आएगा या बायो का हमेशा आसान आएगा, केमिस्ट्री का मुश्किल आएगा, ऐसा नहीं होता। किसी किसी साल जो है ना वो बायो का पेपर जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है, किसी साल जो है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाते हैं, किसी साल फिजिक्स का जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड का पेपर दे देते हैं, किसी साल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी पूछ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स में किसी किसी सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा आ जाती है, किसी का डिफिकल्टी लेवल एकदम थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये सिनारियो जो है ना ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, इट डिपेंड्स ऑन द थिंकिंग ऑफ एग्जामिनर, ऑन द एग्जामिनर्स थिंकिंग। नंबर 7 क्या है, क्या एक प्रोविंस के पास पेपर्स दूसरे प्रोविंस के स्टूडेंट्स के काम आते हैं। बिल्कुल, अ वेरी बिग यस, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि देखें जैसे अभी हमने बात की थी ना इसमें, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें देखें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, एप्लीकेशन एनालिटिकल, मिक्स्ड, डायरेक्ट, कॉन्सेप्चुअल, ये इस टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने बनाए हुए हैं। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे प्रोविंस के पास पेपर्स को भी देख लेता है, तो आप देखें उसके कॉन्सेप्चुअल भी स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके एप्लीकेशन बेस्ड भी स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस की भी सेंस आ जाएगी, मिक्स क्वेश्चंस भी देखेगा वो और मॉडरेट न्यूमेरिकल्स भी देखेगा, तो उस हिसाब से क्या है उसकी डायमेंशंस जो है ना अंडरस्टैंडिंग की वो बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ट हो जाती हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी भी टाइप के एमसीक्यूज़ को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, और आप जब नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ और नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप किस तरह से आपने राइट और रॉन्ग को सेपरेट करना है। जब जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे और जितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे ये तकरीबन हर एक एमडी के एस्पायरेंट होते हैं ना, या फिर ऐसे समझ लें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको 9th-10th में इतना ज़्यादा वो सोचते ही नहीं है कि उन्होंने किस साइड पे जाना है या उन्होंने एमडी कैट देना है। फर्स्ट ईयर में जब प्री मेडिकल रखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि चलो अच्छा हमने एमडी कैट देना है, तो फिर वहाँ से जो है वो एक उनका माइंड में बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज होती हैं कि हमने 9th-10th तो और अच्छी पढ़ी ही नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, क्या रट्टा लगाकर एमडी कैट क्लियर हो सकता है, तो मेरा जो इसका आंसर है ना, मैं तो इसको कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं। एमडी कैट रट्टा लगाकर तो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझने हैं, और अगर आप केएमयू का पेपर कर रहे हैं, यूएचएस का पेपर कर रहे हैं, एसजेडएबीएमयू का पेपर कर रहे हैं, तो आपके कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं है कि आप उसको रट्टा लगाकर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो रट्टा नहीं लगाना है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मुश्किल काम नहीं है,
रट्टा लगाने से आसान काम है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ये जो एक मिथ होती है ना कि यार अभी मैं रट्टा लगा लेता तो सही था, मुझे एक पेज मिल जाए ना उस पर लिखा हो 8-10 चीज़ें और मैं उसको बस रट्टा लगा लूँ और फिर जो है मेरे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएं सारे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप वो जो पेज जो है ना जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि 8-10 चीज़ें लिखी हुई हों और आपको पता चल जाएं और आप उसका रट्टा लगा लें, तो वो 8-10 चीज़ें भी आप खुद बना लें तो डेफिनेटली वो पेपर वर्क करेगा। क्योंकि जब आप वो मेन पॉइंट्स एक पेज पे बनाओगे ना रट्टा लगाने के लिए, तो वो आप पढ़ के ही बनाओगे। वो वाली जो एक शीट आपने बनानी है ना, जो बिल्कुल एक लास्ट शीट होती है जो रिवीजन से पहले आपके हाथ में होनी चाहिए, मतलब एमडी कैट से 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले आपके पास 4-5 पेजेस पे पूरा सिलेबस आ जाना चाहिए कि मेन ये चीज़ें हैं जो मुझे बार बार रिपीट करनी है। जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही ठीक हो जाएगा। जब आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको पढ़ते जाएंगे, उसके मेन पॉइंट्स अपनी जो है मेमोरी के लिए आप नोट करेंगे, तो आपको पता होगा कि भाई आपका कॉन्सेप्ट किधर से स्ट्रांग होना है। ये चीज़ जो है आप रट्टा लगा के या किसी और के बनाए हुए नोट्स को देखकर पढ़ के आप नहीं कर सकते अचीव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक मिथ है। पहले तो इसको अंडरस्टैंड करें कि ये मिथ कैसे है कि एमडी कैट में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। देखो बेटा, स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो हम तब करते हैं जब हमारे पास सबके इक्वल एमसीक्यूज आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी की हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर हाई है वो तो बायो का है। फिर उसके बाद हमारे पास जो केमिस्ट्री का स्कोर है वो सेकंड हाई है, दैट इज़ 45। फिर हमारे पास जो फिजिक्स है वो आ रही है 36 के ऊपर। फिर इसी तरह से इंग्लिश है और लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये हमारे पास 9 की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। स्कोरिंग का मतलब जिसमें से आप ज़्यादा स्कोर करो, तो आप ज़्यादा स्कोर ऑलरेडी बायो में से ही करेंगे ना, क्योंकि आपके पास बायो के ही स्कोर ज़्यादा है इसमें दिए हुए। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है ये चीज़ जो है ये तब आप देखते हैं जब ये सब इक्वल नंबर्स में मौजूद हों। कर सकते हैं केमिस्ट्री है, लेकिन केमिस्ट्री ऐसे है कि स्कोरिंग है भी और स्कोरिंग नहीं भी। या तो मार्क्स आपके बहुत अच्छे जाएंगे या मार्क्स आपके बहुत बुरे आएंगे, इसमें ये वाला चांस है। ये आपके इसी तरह से एमडी कैट के स्कोर को भी देखते हैं। 45 मार्क्स जो हैं इसके, और ये बन जाता है तकरीबन 25%। अगर किसी की ऑर्गेनिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं, स्टोइकियोमेट्री उसकी बहुत अच्छी आती है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेंस बहुत अच्छी है, उसकी बेसिक्स बहुत अच्छी क्लियर हुई हुई हैं, तो वो ये 25% तो आप ऐसे समझ लें उसका बोनस है। ये 25% से ऑलरेडी वो लीड कर रहा है, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो बायो में अच्छे होते हैं। 9 क्वेश्चन जो लॉजिकल रीजनिंग के हैं और इंग्लिश के हैं, ये मोस्टली बच्चे जो हैं ये निकालते हैं कि यार ये तो हम देख ही लेंगे, उधर जो आएगा इंग्लिश तो हमें आती ही है, क्योंकि वो हमें पैदा होते से ही लगता है कि इंग्लिश तो हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, स्कोरिंग अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी स्कोरिंग है क्योंकि मार्क्स पहले से हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, हम जो है वो ये देख सकते हैं कि आप खुद किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं, उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को अपनी एमडी कैट की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर और अ गुड मेरिट। ठीक है, जो ओवरऑल आपका मेरिट बढ़ा दे एमडी कैट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। अगर सिर्फ 30-40 दिन बचे हों तो तैयारी कैसे करें। ये तकरीबन आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना एमडी कैट के 16 अगस्त को जो है एमडी कैट का अनाउंस हो चुका है। अगर हम आज से भी देखते हैं तो भी हमारे पास जो है तकरीबन 30 डेज बच रहे हैं। अगर हम लास्ट के 66 डेज को माइनस भी कर दें तो वो हम आप लोग जो रिवीजन करोगे उसके लिए, तो 30 to 40 डेज जो है उसमें आप तैयारी कैसे करें। तो आपको ये चीज़ जो है वो मैं बता दूं कि आप डेली जो है ना, और कुछ करें या ना करें, आप जो पढ़ रहे हैं, आप अपनी जो भी आपने रूटीन सेट की हुई है, जो भी आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो कि मैं भी एक आपको थोड़ा सा एक बताऊंगी कि किस तरह से आपको स्केड्यूल सेट करना चाहिए अपना। डेली एमसीक्यूज आप लाजमी उसमें शामिल करें। और डेली एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि एक दिन मैंने बायो के कर लिए, एक दिन मैंने केमिस्ट्री कर लिए। नो, आपको बायो के फिक्स्ड एक नंबर रखें, आपको कितने करने हैं, केमिस्ट्री के कितने करने हैं, फिजिक्स के कितने करने हैं, और ये आपको पांचों जो है ना ये आपको डेली ही करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके 81 टोटल आपको बायो के करने हैं ना, तो कम से कम भी एक दिन में आप इसके 50 सॉल्व करें। और अगर आपको इसके 45 करने हैं तो कम से कम भी आप एक दिन में इसके 30 करें। इसके आप कम से कम भी 25 करें, और इनके जो हैं आप 15 क्वेश्चन डेली करें। तो इससे क्या होगा कि तकरीबन जो है वो आप 100+ क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप 100+ क्वेश्चंस डेली करेंगे तो 100+ या 120 आप चलें लगा लें, तो आपके 2 आवर्स इसमें लगते हैं। ठीक है, 120 मिनट्स के लिए आपको सॉल्व करना है। आज की वीडियो ने एमडी कैट से रिलेटेड आपकी कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ शुरू करेंगे। लेकिन अभी सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ।
इस गाइड का पार्ट 2 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे वीक बेसिक्स को प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग कैसे करें, टॉपर माइंडसेट और स्टडी फॉर्मूला, लास्ट 30 डेज की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, लास्ट 15 डेज में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वो कॉमन मिस्टेक्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स का स्कोर इफेक्ट करती हैं। इसीलिए मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, पार्ट 2 को जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरा रोड मैप नहीं समझेंगे प्रिपरेशन की पिक्चर भी कंप्लीट नहीं होगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, एमडीकैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का सफर है। रोज थोड़ा सा बेहतर बनिए, रोज एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कीजिए, रोज एक कदम अपने ख्वाब के करीब जाइए। इंशाल्लाह आपकी आज की मेहनत ही कल का व्हाइट कोट बनेगी। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 देखने के बाद आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि एक कंप्लीट एक्शन प्लान भी होगा। मिलते हैं एमडीकैट द कंप्लीट गाइड पार्ट 2